हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। वेरियर एल्विन एंड जीएस घोरे पॉलिसी रिकमेंडेशंस अबाउट ट्राइब वेयर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए इंटीग्रेशन एंड आइसोलेशन, ऑप्शन 2 आइसोलेशन एंड असिमिलेशन, ऑप्शन 3 असिमिलेशन एंड रेगुलेशन, ऑप्शन 4 इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। आप सभी को पता है कि जीएस घोरे एंड वेरियर एल्विन के बीच में एक बहुत बड़ा डिबेट था ट्राइब्स को लेकर के कि आखिर इंडिया ट्राइब्स के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करे। तो वेरियर एल्विन हमेशा से कहते रहे कि ट्राइब के जो भी प्रॉब्लम है दैट इज बिकॉज दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाइडर सोसाइटी। सो ट्राइब को आइसोलेट कर दो, ट्राइब्स के मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, जैसे लैंड एलियनेशन, कल्चरल सबमर्जेंस, फॉरेस्ट एलियनेशन। तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए उन्होंने एक ही सॉल्यूशन बताया, दैट इज आइसोलेशन। लेकिन जीएस घोरे ने हमेशा से ये कहा कि ट्राइब्स आर नथिंग बट बैकवर्ड क्लास हिंदू और द ट्राइब्स प्रॉब्लम्स आर बिकॉज दे आर इम्परफेक्टली इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ हिंदूज। सो द अर्ली गेट असिमिलेटेड, द अर्ली देयर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। इंडिपेंडेंट इंडिया ने ना तो आइसोलेशन को फॉलो किया ना ही असिमिलेशन को। इंडिपेंडेंट इंडिया सेड दैट ट्राइबल विल बी integrated to Indian society and their autonomy will be preserved, means tribal पंचशील। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर ये हो जाता है कि वेरियर एल्विन सेड आइसोलेशन and G.S. Ghore talked about assimilation. So option number 2 is the correct one. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following tribe were studied by G.S. Ghore? Option 1 Gond, option 2 Wheels, option 3 महादेव कोली, option 4 टोडाज। तो आप सबको पता है कि G.S. Ghore studied महादेव कोलीज and the book name is Caste and Race in India. Okay? टोडाज की स्टडी किसने किया था बताओ? WHR Rivers. टोडाज आर फेमस फॉर फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, राइट? गोन्स की स्टडी किसने किया था? गोन्स की स्टडी किया था वेरियर एल्विन ने। वेरियर एल्विन स्टडीड बैगाज ट्राइब ऑफ उड़ीसा एंड गोन्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैक्स वेबर टॉक्ड अबाउट आइडियल टाइप, हु टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्सल टाइप? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट? सो ऑप्शन ए इज गिडेंस, ऑप्शन 2 इज C.W. मिल्स, ऑप्शन 3 इज देरिदा, ऑप्शन 4 इज लेवी स्ट्रॉस। सो यू नो दैट गिडेंस टॉक्स अबाउट व्हाट? गिडेंस टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चरेशन, राइट? वन मोर थिंग, डबल hermeneutics. And C.W. Mills talk about sociological imagination, right? Power elite, right? Derrida talks about deconstruction. So Levi-Strauss talks about universal type. You know, Levi-Strauss was structuralist. So he said that in every society there are some basic or rooted structure which are universal everywhere. And he said that structure as universal type. एक और भी टाइप है that is called social type. नीचे आप आंसर करो कि who talked about social type. चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। जिसने social type का बात किया था, राइट, उसका नाम S से शुरू होता है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 24, हु टॉक्ड अबाउट कल्चरल हेजेमनी? और कल्चरल हेजेमोनी को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन 1 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 लुई अल्थुजर, ऑप्शन 3 अंटोनियो ग्राम्सी, ऑप्शन 4 WF ऑगबर्न। तो इसका करेक्ट आंसर है कल्चरल हेजेमनी वाज प्रोपाउंडेड बाय नन अदर देन अंटोनियो ग्राम्सी, राइट? His book name is Prison Notebook. Okay? So Karl Marx did not talk about cultural hegemony, rather he talked about economic infrastructure and social superstructure. Louis Althusser talked about ideological state apparatus, and repressive state apparatus. All right? And WF Ogburn talk about what? Very famous thing. WF Ogburn talk about कल्चरल लैग, पिछले का पिछले
सीरीज में मैंने इसको डिस्कस किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 क्वेश्चन टॉक्स अबाउट which of the following schedule in our constitution is related to administration of tribal population? Schedule 5, schedule 6, schedule 7 and 4, both 1 and 2. So आप पॉज करो इस वीडियो को और सोचो कि विच शेड्यूल। और एक बात और है गाइज, बहुत मेहनत लगते हैं वीडियो को बनाने में, तो आप हमारे चैनल को लाइक करो। हमारा चैनल बिल्कुल नया है, अभी 1 महीने ही हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपका कोई सोशियोलॉजिस्ट फ्रेंड और फैमिली है तो उसको रिकमेंड भी करो। थैंक यू। सो अब बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 मींस ऑप्शन 4, दैट इज बोथ 1 and 2। सो शेड्यूल ट्राइब को लेकर के आवर कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के जो शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। सो आप इसको याद रख सकते हो, अब तक 56, राइट। एक मूवी आई थी ना बहुत फेमस नाना पाटेकर की, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, अब तक 56 ट्राइब को एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। What is the India's rank in HDI? So इंडिया का एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि what is India's rank in HDI? India's rank in HDI is 132। अब ये बताओ कि इंडिया का रैंक ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है, राइट? ये आप नीचे कमेंट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो मैं मिस कर गया था। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज अबाउट which of the following is not a component of human development index? Right? Health, education, vaccination status, अभी कोरोना चल रहा है ना, और इनकम। सो इन चारों में से कौन सा ये है, हेल्थ, एजुकेशन, वैक्सीनेशन एंड इनकम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट नहीं है? सो आपको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज HDI। सो व्हाट इज HDI? HDI इज बेसिकली HEI। So what is HEI? H for health, right? E for education, right? I for income, right? So HDI is HEI, that is health. D को E में कर दो तो एजुकेशन, I इज इनकम, ऑब्वियसली इनकम इज पर कैपिटा। सो अब आपको समझ में आ गया कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया। वैक्सीनेशन स्टेटस इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 27 तो हम कर ही चुके हैं, तो अब आते हैं 28 क्वेश्चन नंबर पे। सो क्वेश्चन नंबर 28 टॉक्स अबाउट हु इज द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। गाइस, माइक्रो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर empowerment. For example, self-help group. Self-help group function on the very foundation of self-help group is microfinance, small amount of capital which is given at very low interest rate to a group. For what? To generate employable activities, right? So which of the following, or who is the father of microfinance? Option 1, Amartya Sen, Mehboob ul Haq. Option 3, Muhammad Yunus. Option 4, Raghuram Rajan. Correct answer is none other than Muhammad Yunus. He is a Bangladeshi economist who have got Nobel Prize also. So Amartya Sen और महबूब उल हक की क्या खासियत है? So Amartya Sen and महबूब उल हक designed HDI, Human Development Index. ये महबूब उल हक हैं, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। वैसे पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का कल्चर है नहीं, बट कुछ लोग जैसे महबूब उल हक ने बहुत अच्छा एजुकेशन गेन किया, और ऑब्वियसली उन्होंने HDI फॉर्मुलेट किया, एंड फॉर दैट ही गॉट इवन नोबेल प्राइज। 29. So question number 29 is about fraternal polyandry. Means जितने भी ब्रदर्स हैं वो
एक ही विमेन से मैरी करेंगे, राइट? सारे ब्रदर, एक विमेन हो गई, so this is fraternal polyandry. So the first option toads, then kidneys, then wheel, and fourth is both 1 and 2. आप इस स्लाइड को स्टॉप करो, आंसर करो, राइट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, बोथ 1 and 2. टोडाज में तो होता ही है, टोडाज आर इन नीलगिरी ऑफ तमिलनाडु, बट किन्नी जो हिमाचल में पाए जाते हैं, यहां पे भी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री होता है. यू नो, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था किन्नी वेमेन से इंटरैक्ट करने का और समझने का उनका पॉलीएंड्री का सिस्टम क्या है. वो लोग इसको जोड़ीदार प्रथा कहते हैं, यानी जो घर में भाई हैं वो सभी मिलकर एक वेमेन से शादी करते हैं, राइट? ओके, कम टू द नेक्स्ट. व्हील्स में नहीं पाया जाता. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. Who elaborated Indian tradition in terms of hierarchy? Hierarchy, holism, continuity and transcendence. Option 1 M.N. Srinivas, option 2 S.C. Dubey, option 3 Yogendra Singh, then Dipankar Gupta. So the correct answer is none other than Y. Singh. योगेंद्र सिंह हमारे जेएनयू में ही प्रोफेसर थे. उन्होंने बुक लिखा था MOIT, Modernization of Indian Tradition. In that book he talked about hierarchy, holism, continuity and transcendence. M.N. Srinivas contributed to village study and concepts like dominant caste, Sanskritization, westernization. S.C. Dubey did talk about Indian tradition in the book Indian Village, right? He talked about 6 types of tradition, right? But here is characteristic of Indian tradition, not the types of Indian tradition. So correct answer is Y. Singh. Dipankar Gupta, what he talked about? Hollowed village and hopeful slum and mistaken modernity. All right, so next move to question number 31. 31. Which of the following thinkers not associated with German Sociological Association? Right. So option 1 is Max Weber. Option 2 is Karl Marx. Option 3 is George Simmel. And option 4 is Ferdinand Toni. Right. So इसका correct answer है why Karl Marx will be associated to German Sociological Association. He was not a sociologist. Understand? So Max Weber, George Simmel, Ferdinand Toni, ये जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन से एसोसिएटेड थे. and all these 3 people give which school of sociology? Specialist school of sociology, right? He said that sociology has specific subject matter which is exclusive to it only, right? Rather than other school is what? Synthetic school. Okay, for example, who all people associated with synthetic school? Tell me at least one. Emile Durkheim. Who is the father of specialist school? None other than George Simmel. All right, now come to next question, that is question number 32. So French Revolution heralded following dimension of modernity. See, when we study modernity, French Revolution is very important because French Revolution break the traditional notion of monarchy that king can do no wrong, right? It brought revolutionary changes in the France. For example, concept of liberty, equality, fraternity, LEF बोलते हो ना? Liberty, equality, fraternity, right? So it brought political modernity, social modernity, economic modernity, both 1 and 2. Yes, it brought only political and social modernity. Economic modernity was brought by what? Industrial revolution. अब मुझे एक चीज आप बताओ,
कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म किसने क्वाइन किया था, आप नीचे कमेंट में लिखना, राइट। ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है, बिकॉज सीयूईटी हो, जेआरएफ हो या सेट के एग्जाम्पल हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली देखे गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ एफआरए केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईयर 2006, 2005, 1996, 2013। सो ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक पेसा, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, PESA, and second is Forest Right Act. So Forest Right Act came in 2006. So correct answer is 2006. 2005 में भी एक लॉ आया था which was very important, not related to tribe, that is Protection of Women from Domestic Violence Act, that is 2005. 2030 में आया था Protection of Women from Workplace Harassment, जो विशाखा गाइडलाइन के बेस्ट में बना था, और 1996 में आया था पेसा, दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सो मार्क्स नोशन ऑफ प्रैक्सिस stands for option 1 using theory for practical political action, option 2 class struggle, then third is opposition between haves and have nots, then fourth is material condition of life. So praxis is nothing but practical application of theory. Marx said that look, enough with the philosopher who philosophized. Now it is the time to take action, and how that action will take place. First theory and then based on that theory action, that is praxis. So praxis is nothing but theory plus action is praxis. Come to the 5. So panchayati extension to scheduled area और PESA पेसा came into existence in, अब भी मैंने आपको बताया कि ये आया था 1996 में, और 2006 में आया फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर के हैंड ओवर कर दिया गया। सो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि अर्लियर क्रिमिनल एक्टिविटी थे, अगर कोई फॉरेस्ट ड्वेलर प्रोक्योर करता था, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल कत्था, फॉर एग्जाम्पल गूजबेरीज, फॉर अनदर एग्जाम्पल व्हाट इज हनी। ऑलराइट, सो 2013 में क्या आया था, विशाखा गाइडलाइन बेस्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस हरासमेंट, एंड 2005 में क्या आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 36. Which of following book is written by anthropologist Radcliffe Brown? Now here you can see one thing, that is, focus, anthropologist Radcliffe Brown. So the theory of social structure, right? आपको पता है कि ये बुक किसने दिया है, SF नाडेल ने, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने स्टेटस एंड रोल का बात किया था, राइट। इसके बाद आप देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव सोसाइटी। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, अरे रेडक्लिफ ब्राउन क्यों स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करेगा, ही इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, हु विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, टेल मी। आई हैव एक्सप्लेन इन प्रीवियस स्लाइड्स, राइट। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट लेवी स्ट्रॉस, ओके। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, द मोमेंट सोशल थ्योरी आ गया, व्हाई इट विल बी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट, इट इज sociologist. So social theory and social structure is authored by, tell me, whom?
टैलकट पार्सन्स। अंडरस्टैंड? सो यहां पे देख लो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो पहले ढूंढो ना कि प्रिमिटिव सोसाइटी, उस तरीके की बात एंथ्रोपोलॉजिस्ट करेगा ना, राइट? स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्यों बात करेगा जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है? सोशल थ्योरी की बात क्यों करेगा कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट? वो तो सोशियोलॉजिस्ट करेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं भी पता है, even then you can reach as the correct answer by just looking into option। guys, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर आपके सामने ही ऑप्शंस के रूप में दिए होते हैं। ओनली आपको फिगर आउट करना है इस पजल को कि करेक्ट कौन है, असली आंसर कौन है, राइट कौन है। ओके और ये बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। विथ एक्सपीरियंस यू विल लर्न हाउ टू रीच एट correct answer even when you don't know anything about that, with logic, with understanding, with reason. Now come to the next question, that is 37. Now here is Ministry of Social Justice and Empowerment. So इस तरीके के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। So Ministry of Social Justice and Empowerment was established in year 1998, दैट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके की चीजें करीब 150 इंफॉर्मेशन होते हैं। वेदर आप नेट जेआरएफ की बात करो या सीयूईटी की बात करो, आप उसको एक लिस्ट बना के रख सकते हो। एग्जाम में जाने से 4 घंटे 2 घंटे पहले एक बार रिवाइज करके चले जाओ, उसके एक दिन पहले सोने से रिवाइज कर लो, केस क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 38। ऑक्यूपेशन एंड ओनली ऑक्यूपेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कास्ट। Which sociologist said such things? Durkheim, Nesfield, M.N. Srinivas, Louis Dumont. Emile Durkheim, why he will talk about caste? तो ये तो निकल गया। M.N. Srinivas ने सिर्फ ऑक्यूपेशन की बात नहीं किया था। Louis Dumont talked about Homo hierarchus. His book is Homo hierarchus and he compared Indian society with Western society. So here the correct answer is none other than Nesfield. आपको याद रख लो, occupation theory of caste was given by Nesfield. Now come to next question, that is question number 39. So which scholar is associated with thick description? It's a very good question. Option 1 is Karl Mannheim. Option B is Alfred Schutz. Option 3 is Irving Goffman. Option 4 is Clifford Geertz. So correct answer for thick description is American anthropologist Clifford Geertz. He studied Indonesia, which Java, Sumatra, Bali, Balinese cockfight, मुर्गे की लड़ाई पे इन्होंने स्टडी किया था, राइट? He talked about thick description. Thick description क्या है? He gave example of winking and twitching. When you wink your eyes like this, means you are trying to communicate to somebody. When you are twitching your eyes, it doesn't matter, it is not socially relevant. So he said that to understand any phenomena you have to go deeper meaning. अब एक यहां पे जीएस का क्वेश्चन नहीं है, बट आप बताओ कि 5-6 साल पहले एक साउथ की एक्ट्रेस आंख मार के बहुत फेमस हो गई थी। आप बता सकते हो वो कौन थी? नीचे कमेंट में लिख सकते हो, राइट? अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो कार्ल मैनहाइम। कार्ल मैनहाइम के बारे में मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में अच्छे से बता दूंगा। ही टॉक्ड अबाउट सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, राइट? अल्फ्रेड शुट्ज, जहां मैंने क्या बताया था, जहां पे भी ए एंड एस आता है उसके पहले पी लगाना है, राइट? PAS, phenomenology, Alfred Schutz. Irving Goffman. In last video I talked about Irving Goffman, who talk about backstage, front stage, that is dramaturgical approach, stigma, total institutions. Understand? Total institution like what? Prison, military, hospital. That is all about Irving Goffman. Now come to the last question, that is question number 40. In which community did Durkheim studied totemism, right? So he studied totemism in where? Canadian Sioux, Australian Arunta, Trobriand Island,
Azande and Nur of Sudan, you all know that Emile Durkheim studied totemism in, tell me, option second, Arunta tribe, where he conceptualized sacred and profane. Book name is Elementary Form of Religious Life, written in which year? 1913. So that much objective information you need to have about Emile Durkheim's study of religion. So Canadian Sioux की स्टडी किसने की थी? होवर्ड ने, राइट। ट्रोब्रिएंड आइलैंड की स्टडी किसने किया था? मैलिनोविस्की। आपको पता है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो वहीं पे फंस गया था, वेस्टर्न पैसिफिक में, मेलिनेशिया में, राइट। एम फॉर मेलिनेशिया, एम फॉर मैलिनोविस्की। तो मेलिनेशिया में वो फंस गया, तो उसने सोचा चलो यार टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर उसने स्टडी किया, क्या कॉन्सेप्ट देकर के आया? कुलारिंग का, अंडरस्टैंड, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट। उसी पे फर्दर बहुत सारे लोगों का काम है, चाहे वो कार्ल पोलानी हो या फिर और भी लोग हैं, बता सकते हो? एक और हाथ बंदे ने काम करा है उस पे, एक वो है नेफ्यू ऑफ नन अदर देन एमाइल दुर्खेम। अब ये आप बताओ कि कौन है, नीचे कमेंट कर सकते हो। सो अजांदे एंड न्यूर ऑफ सुडान वाज स्टडीड बाय इवान प्रिचार्ड, right? So this is all about question number till 40 guys। आप प्लीज नोट बनाओ, किसी की भी मेमोरी फिनोमिनल नहीं होती है। एक दो बार आप रिवाइज कर लोगे, मेरे वीडियो को भी 2-3 बार देख लो, आप रिवाइज कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, सारी चीजें आपके टिप ऑफ टंग पे होगा। ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए, स्पेशली जब कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, सारी चीजें आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मेरा चैनल नया है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट ऑल द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इन दिस वीडियो। Thank you so much guys, I will come with another series of questions.